नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस से। आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा अपराध जो डिजिटली यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है और आपके सगे संबंधियों को इसका नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट बर्निंग क्रिमिनल एक्टिविटी डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो आजकल साइबर क्राइम में सबसे खतरनाक और बढ़ते तरीकों में से एक है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको चरण दर चरण पूरी जानकारी दूंगा। मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है, अपराधी कैसे काम करते हैं, पीड़ित पर कैसे वे नियंत्रण करते हैं और पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहती है। डिजिटल अरेस्ट शब्द का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि ये स्कैम सबसे पहले चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से शुरू हुआ और अब भारत में भी तेजी से फैल रहा है। कई बार इसे चाइनीज डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी कहा जाता है। अगर आपको डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात फोन कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है या आपको अरेस्ट किया गया है डिजिटली, तो सबसे पहले आपको कॉलर का फोन कट करना बिना कुछ सोचे, अपने वेल विशर्स, अपने सगे संबंधियों को इस विषय में सूचित करना है कि मुझे ऐसा अननोन कॉल आया था और ऐसी ऐसी वो मुझे बात बता रहा है। क्योंकि कोई ना कोई संबंधी आपको इस फ्रॉड के बारे में जानता होगा और आपको अवेयर करेगा और सतर्क करेगा। तो पहले तो आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब हम बात शुरू करते हैं कि होता क्या है। तो डिजिटल अरेस्ट मैं आपको बता दूं कि लीगली इस प्रकार का कोई प्रक्रिया या कार्रवाई भारत में मौजूद नहीं है। यह शब्द ठगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट की पूरी प्रक्रिया यानी कि क्रिमिनल कैसे आप तक पहुंचता है, कैसे आपके ब्रेन वॉश करता है और कैसे आपके खातों से आपको बहला फुसला कर और डरा कर पैसे ले लेता है अपने खातों में। तो सबसे पहले अपराधी फिशिंग करते हैं। फिशिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को लालच देकर फंसाने के तरीकों को फिशिंग कहते हैं। तो अपराधी फिशिंग करके, डेटाबेस हैक करके, बैंकिंग डेटा लीक करा के उन पे कॉल करते हैं और कॉल करने पर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो शिक्षित हैं, शहरी लोग में रहने वाले रिजर्व लोग हैं, अकेले रहने वाले लोग हैं, संकोचित स्वभाव वाले लोग हैं। ऐसे लोग उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और साथ में ऐसे लोग जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं और उन्हें आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट वही है। अगर कोई व्यक्ति बैंकिंग ऑनलाइन बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, वो उन्हें पता होता है। अपराधी आपको कॉल करते हैं, कहते हैं कि वो ट्राई से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आरबीआई अधिकारी हैं, एनसीबी हैं, इंटरपोल एजेंट बताते हैं और एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट के तहत आपको बताते हैं कि आपके फोन में पोर्नोग्राफी मिला हुआ है। अपने मन से बोलते हैं, या आपका बैंक खाता मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है, या फिर आपके नाम कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं, एटीएम कार्ड हैं और पासपोर्ट है जो आपका है। इस तरह की बातें बता के आपको गुमराह करते हैं। तो ये सब बताकर आपको गुमराह करते हैं और अगर आप इसके प्रूफ मांगते हैं तो फर्जी सम्मन और एफआईआर की कॉपी भी आपको व्हाट्सएप और डिजिटल माध्यम से आपको दे दी जाती है। जो एक्चुअल में होती फ्रॉड है, नकली है, लेकिन उनका जो डिजाइन पैटर्न है वो असली जैसा होता है, इसलिए आप उसको देखकर ये नहीं बता सकते कि ये फर्जी है या असली है। और आप कहते हैं कि आप दिल्ली आइए, मुंबई आइए और जांच में सहयोग कीजिए, जो लोकेशन आपके घर से बहुत दूर होती है। फिर आपको वीडियो कॉल करने की जिद करते हैं, अब आप नहीं पहुंच सकते हैं। फिर अंतर्गतवा व्यक्ति उस पर वीडियो कॉल करने के लिए राजी हो जाता है और यहीं से उसके मन में डर का पहला बीज बो दिया जाता है। वे अक्सर ये काम करते समय, बात करते समय आपके फोन को एक्सेस में लेने के लिए एनीडेस्क या टीमवीवर जैसे रिमोट एक्सेस डेस्कटॉप डाउनलोड करवाते हैं ताकि मोबाइल और कंप्यूटर तक कंट्रोल पहुंच सके। तो ये जो ऐप होते हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसे ऐप होते हैं कि अगर ये आपके फोन में डाल दिए जाएंगे तो उसके बाद आपका फोन या आपका डेस्कटॉप थर्ड पार्टी के एक्सेस में चला जाता है, यानी कि वो वहां से ऑपरेट कर सकता है पूरा। इससे वे बैंकिंग एप्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इन एप्स के माध्यम से। यहीं पर आपको सतर्क हो जाना है कि आप अपने फोन का और डेस्कटॉप का रिमोट एक्सेस किसी को दे रहे हैं और फोन को कट कर देना अगर आपने बात करना शुरू कर दिया उससे। तो जब वो व्यक्ति आपके फोन या रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस कर लेता है, उसके बाद वो आपको एफआईआर की और वारंट की कॉपी दिखाते हैं, जिससे आप उन पर ट्रस्ट कर लें कि हाँ मैं सही, ऐसा सच में हुआ होगा। और आप कहते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं।
तो अपराधी फिर अपनी प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट के तहत आपसे कहते हैं तो फिर आपको जांच में सहयोग करना होगा, वरना पुलिस 15 मिनट में आप तक पहुंच रही है और आपको अरेस्ट करेगी। इससे पीड़ित घबरा जाता है और सहयोग करने लगता है। सहयोग आप जैसे ही करना शुरू करेंगे वैसे ही वो आप पर डिजिटल निगरानी करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आप अभी से हमारी निगरानी में रहना होगा, वीडियो कॉल ऑन करिए और कैमरा चालू कीजिए। पीड़ित को कभी कभार घंटों या कई दिनों तक वीडियो कॉल पर बंदी बनाकर रखा जाता है, वहीं कहीं बाहर ना जाए, इसलिए उसे पुलिस से, परिवार से बात करने पर रोक लगाई जाती है और कहा जाता है कि यदि आपने किसी से बात की तो बात फैल जाएगी और बात उनके हाथ से निकल जाएगी। इस स्थिति को डिजिटल फ्रॉड की संज्ञा दी गई है। जब अपराधी के पूरे चंगुल में आप फंस जाते हैं, मेंटली उसके चंगुल में चले जाते हैं और वो जैसा कह रहा है वैसा आप करने लगते हैं, तो उसके बाद अगला चरण है पैसे वसूलने का, यानी कि उनका जो मोटिव वो पैसा वसूलना है आपसे। तो अपराधी कहते हैं कि आपको निर्दोष साबित करने के लिए हमें अपनी मतलब कि जो पीड़ित है उसके बैंकों की जांच करनी होगी, खातों की जांच करनी होगी। फिर बोलते हैं कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा जो गारंटी मनी के तौर पर हमारे अकाउंट में रखा जाएगा। अगर आप निर्दोष पाएगा तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की स्क्रिप्ट बना करके वो आगे आपसे बात करते हैं। कभी कभी वो फर्जी कोर्ट के और सीबीआई के, आरबीआई के आपको लेटर मेल्स करते हैं जिनका फॉर्मेट बिल्कुल एक्चुअल होता है, ऊपर लोगो बना होगा, नीचे साइन होगा, नीचे स्टैंप होगी, यानी कि आपको डिजिटली लगेगा बिल्कुल सही चीज है, जबकि होता है वो फ्रॉड है। पीड़ित इसी डर के कारण यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रिप्टो के जरिए पैसे भेज देते हैं। तो मैंने पहले कहा था बहुत जो शिक्षित लोग हैं जो नेट बैंकिंग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और हैवी ट्रांजेक्शन करने में कैपेबल हैं, वो लोग आसानी से सॉफ्ट टारगेट बनते हैं इसका। तो उसके बाद जो क्रिमिनल का अगला चरण होता है कि अपराधी आपको सोने नहीं देते हैं, लगातार आपसे बात करते हैं, कोई ना कोई बात करेगा, कोई ना कोई सीनियर आएगा, कोई ना कोई जूनियर आएगा, वो कॉल ट्रांसफर करते रहते हैं इधर उधर और आपको लगातार एंगेज रखते हैं और आपसे यही हर बात दबाव बनाते हैं, हर बात पे कि आप किसी को ये बात ना बताएं वरना मामला उनके हाथ से निकल जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। कई बार अपराधी पीड़ित से उनके निजी फोटोज और वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सकें। और अंत में जैसे ही अपराधी को मनचाही रकम आपसे मिल जाती है या आपके बैंक खाते खाली हो जाते हैं, वे अचानक कॉल काट देते हैं। जब पीड़ित को सब समझ में आती है पूरी प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, तब तक अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं और पीड़ित केवल देखता रह जाता है। तो अब अगर ऐसा हो चुका है, क्योंकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा, आई होप नहीं होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति जिसे नहीं पता है और वो वीडियो देख रहा है तो उसे क्या करना है? तो सबसे पहले आपको शिकायत दर्ज करानी है। सबसे पहले इंस्टेंटली आपको 1930 यानी कि 1930 ये एक साइबर हेल्पलाइन पोर्टल है नेशनल, इस पे कंप्लेन करनी है आप। उसके बाद आपको एफआईआर मतलब शिकायत दर्ज करानी है लिखित और विद हैंड राइटिंग और मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको कंप्लेन दर्ज करानी है। उसके बाद आपको एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाना है, cybercrime.gov.in। ये पोर्टल जो है वो वहां पे आपने शिकायत दर्ज करेंगे रजिस्टर्ड ऑन राइटिंग में, जिससे जिन खातों में पैसे का लेन देन हुआ है वो बंद हो जाए। और उस पोर्टल पे जाके आप एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, इसमें जाकर सारी डिटेल भरेंगे, नजदीकी साइबर थाने में जाकर के थाने में जाकर अपनी कंप्लेन को दर्ज करेंगे। शिकायत में क्या क्या लिखा जाना है ये बहुत जरूरी है। तो आप शिकायत करते समय अपना पूरा नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर, कॉल करने वाले का नंबर, उसका स्क्रीनशॉट, कॉल करने वाले का व्हाट्सएप और वीडियो कॉल या ईमेल की डिटेल्स, जैसे स्कैम का जो चैट था, बातचीत का था वो चैट, उसका फोटोग्राफ अगर मिल जाए आपको बातचीत के दौरान वो रखना है। और उपलब्ध हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग, जिस खाते में पैसे भेजे गए हैं उसका यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी आपको रखना है, जिस तारीख में घटना हुई उसकी तारीख और वो समय आपको मेंशन करना है, कितनी राशि ट्रांसफर करी ये भी मेंशन करना जरूरी है। पूरा विवरण आपको भरने के बाद सबूतों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। सबूतों में आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, जो बातचीत के दौरान बात की गई थी, स्क्रीनशॉट, चैट, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट नहीं करना है, इसे रिकॉर्ड के रूप में रखना है। बैंक ट्रांजैक्शन, एसएमएस, स्टेटमेंट सुरक्षित रखना है। अगर वीडियो कॉल हुई है तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना है, यानी कि इन सबूतों को अपने पास रखना है। कंप्लेन करने के बाद में उन्हें भेजना है आयोग को और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है। शिकायत करते समय जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले आपको तुरंत 1930 यानी कि 1930 पर कॉल करके शिकायत जरूर करनी, क्योंकि अगर देरी करेंगे तो पैसा वो निकाल लिया जाएगा, पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा,
क्योंकि शिकायत करते ही वो ब्लॉक कर दिया जाता है थर्ड पार्टी के एंड से, वो पैसा निकाला नहीं जा सकता जब तक आपकी मतलब कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होती है। शिकायत हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा है कि लिखित और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको देनी है। थाने पर जाकर भी आपको एफआईआर लेनी, अगर धमकी दी गई है और अगर थानेदार लिखने से मना करते हैं तो आप 156(3) से कोर्ट से भी उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि पहले कंप्लेन होती है फिर उसकी एफआईआर बाद में दर्ज की जाती है जांच के बाद, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आईडी होगी, वो जरूर रखें अपने पास में। तो मैं आपको फिर बता दूं कि लीगली डिजिटली अरेस्ट प्रकार की कोई प्रक्रिया या कार्रवाई भारत में मौजूद नहीं है। ये शब्द ठगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगर ये जानकारी आपको लाभप्रद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मेरी टीम और वीडियोस आपके लिए ला सके। जय हिंद।